वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 17 मार्च को प्रस्तावित है। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 17 मार्च को प्रस्तावित है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहेंगे अच्छे से डिस्क्राइब के साथ। मैं इसमें 150 क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, मैं इसमें 40 क्वेश्चंस केवल लिया हूँ, लेकिन 40 क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। 40 क्वेश्चन केवल किया करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। जितने ऑप्शन रहते हैं चारों ऑप्शन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अर्थात हम 40 क्वेश्चन से हम लगभग 150 प्रश्न हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ध्येय आईएएस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम। ये इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट दूसरा कहता है, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल अधीन कर दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि पहला सत्य है या दूसरा सत्य है या दोनों सत्य हैं या एक भी सत्य नहीं है। आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, पहले ये देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था ये पूछ सकता है। तो ये आया था 1784 में, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए ही कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये हमारा ऑप्शन ए सही है, हमारा ए सही है। दूसरा कहता है कि किस एक्ट के जरिए, आपने जाना होगा कि जो हमारे भारत के वायसराय बनाए गए थे, इसके पहले इसको 3 स्टेप में तोड़ा गया था। पहले बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे, बाद में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बस यहाँ पे 2 अभी याद रखिए। जब वायसराय बनाया गया था तो वायसराय जो थे वो प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगर वायसराय पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर ये पूछता है कि प्रथम गवर्नर जनरल, अगर ये पूछता है कि कौन अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बनाएंगे लॉर्ड कैनिंग को। फिर समझने का प्रयास कीजिए। 1773 एक्ट के, यहाँ पे हम इसी एक्ट पूछ रहा है, मतलब 1784 एक्ट गलत है। 1773 एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये तो हुआ। दूसरा चीज, अगर पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय कौन था? अर्थात गवर्नर जनरल का पद खत्म करके इन्होंने वायसराय में कन्वर्ट किया। तो 3 स्टेप में आप समझ में आया कि पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर वायसराय बना दिया गया। बात समझ में आई? हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर वायसराय बना दिया गया। और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे और प्रथम वायसराय भी कैनिंग थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर केवल एक होगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल
तथा भारत का प्रथम वायसराय था? बताइए। वही प्रश्न जो हमने वहां समझाया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन से सही सुमेलित है? बात समझने पर है। यहाँ पे आप क्या क्या याद करेंगे? पहले तो कभी कभी डेट पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार कब बनी थी, तो 2 सितंबर 1946 को बना था। अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पद दिए गए थे, तो इसमें लियाकत अली जो थे, पहली चीज तो सही सुमेलित है। ये प्रश्न गलत पूछा है, प्रश्न ही गलत है। पास समझे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए? नहीं है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए। समझने का प्रयास करिए। प्रश्न में उसने नहीं शायद भूल गया। इसमें लियाकत अली जो है ये सही है। लियाकत अली वित्त थे। जगजीवन राम श्रम से थे, ये भी सही है। बलदेव सिंह रक्षा से थे, ये भी सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे ये रेल से नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं ये विधि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? विधि मंत्री थे। और रेल मंत्री थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ थी। अरुणा आसफ जो थी ये रेल मंत्री थी। तो इसने पूछा क्या है? सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो ये अरुणा आसफ यहाँ पे होगा। रेल पे कौन होंगे? अरुणा आसफ। और जोगेंद्र नाथ थे विधि मंत्री। ओके, तो हमारा आंसर बी ही होगा, लेकिन सही नहीं है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? देखिए, 8वीं अनुसूची हम सबको पता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से। भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। पहले तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद पूछता है निम्नलिखित संविधान संशोधन कौन सा 8वीं अनुसूची संबंधित है? देखिए, 21वीं संविधान संशोधन, पहली चीज दो चीज जानिए कि भाषा के बारे में कुछ चीज हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले भाषा पहली चीज अगर पूछता है कि मूल भाषा कितनी थी, तो 14 थी। आप याद करिए, मूल भाषा कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितना है? 22 है। वर्तमान में एक मतलब 8 भाषा इसमें जोड़ा गया था बाद में। तो इन्हीं तीनों संविधान संशोधनों की वजह से 3 भाषा को जोड़ा गया था। 21वां जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आप भी नोट भी करते रहिए, किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसका नाम है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 3 भाषाएं जोड़ी गईं। इसके बाद 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, जिसे हम बोडो मास, शॉर्टकट में हम बोडो मास बोलते हैं। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं, 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं जोड़कर वर्तमान में 22 भाषा है। ये तीनों संविधान संशोधन आपके याद होने चाहिए, 21वां, 71वां और 92। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? देखिए, हम लोग आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया वो तो बात की बात है। हम लोग नीति निर्देशक तत्व सबको पता है कि ये आयरलैंड से लिया गया है। अब पूछा है कि राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा है। जिसमें हमारा ऑप्शन ए होगा, राज्यसभा का सदस्यों का जो निर्वाचन है
वो नहीं लिया गया है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो यहीं से लिया गया है, और राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? सतलज, तो बताइए हड़प्पा किस नदी पर थी? बताइए हड़प्पा किस नदी पर? तो हड़प्पा थी रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर है? तो कालीबंगा है घग्घर नदी पर, घग्घर। लोथल किस नदी पर है? भोगवा में, भोगवा नदी पर। और रोपड़ किस पर है? सतलज नदी पर। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं, जिसमें हमारा आंसर क्या होगा? रोपड़ होगा, क्योंकि यही तो है सतलज पर, यही तो है सतलज पर, रोपड़। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विचार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? मतलब जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे प्लेस मिले हुए हैं, ऐसे प्लेस मिले हुए हैं किसी न किसी नदी पर अवस्थित हैं, लेकिन इसमें से कौन सी नदी उससे नहीं जुड़ी हुई है? भाई चेनाब तो जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडव, झेलम भी है, सिंधु भी है, लेकिन गंगा नहीं है, गंगा पर कोई ऐसा स्थल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? बात समझिए, हमारे यहाँ जो भी चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव, इसके बाद विधानमंडल का लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसे कौन करवाता है? इसे करवाता है भारत के निर्वाचन आयोग करवाते हैं, भारत निर्वाचन आयोग करवाते हैं। और ये इन लोगों का जो चुनाव है ये हमारे अनुच्छेद 324 में वर्णित है। किसमें? 324 में वर्णित है। आज समझ में आई? लेकिन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो अनुच्छेद 324 में नहीं है और भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, यही हमारा प्रश्न है। बात समझ में आई? अब देखो, राष्ट्रपति का करवाता है भारत निर्वाचन आयोग, विधानमंडल भी करवाता है जिसमें विधानसभा का होता है, संसद का होता है अर्थात लोकसभा का होता है, लेकिन पंचायत और नगर निगम का जो निर्वाचन होता है यह निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन पूरा देखना है हमको, ऑप्शन सहित देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका अनुच्छेद दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका अनुच्छेद दिया गया है, किसमें क्या है? तो आप इसमें याद रखिए कि 371 झा, 71 जा, 71 छा, 371 घा। तो ये 71 झा में गोवा से राज्य के बारे में है, 71 जा में अरुणाचल के बारे में है, 71 छा में मिजोरम के बारे में है, और 71 घा में आंध्र प्रदेश के बारे में है। अर्थात हमारा ऑप्शन होगा ए, 1 2 3 4 हमारा इसके सामने ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए हमें टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम सभी ऑप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करते चल रहे हैं, जिसमें हमें और क्वेश्चंस तैयार भी हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बताइए होता है कि नहीं होता? होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। बताइए,
सदस्य नहीं होता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। अब पूछ रहा है इसमें कौन से सत्य हैं, 1 2 3 सत्य है या 2 3 सत्य है या 1 2 सत्य या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें तीनों सत्य हैं। अब इसके बारे में समझ लो। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का ही सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता तो है लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता। इतना बात समझिएगा कि वो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तीसरा है, अगर कोई राष्ट्रपति कहीं चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अधिकतम वो 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति कहीं बाहर चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई, किसी कारणवश उनका पोस्ट नहीं संभल रहा है तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो होंगे वो कार्य करेंगे। एक बार ऐसा हुआ है, एक हिदायतुल्ला नाम के एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पद को संभाला था। ओके, तो अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो महाभियोग प्रक्रिया चलाने का वर्णन है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर, देखिए कदाचार या सिद्ध असमर्थता मतलब उस योग्य नहीं है, वो असमर्थता मतलब वो राष्ट्रपति बने योग्य नहीं है, इस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अब इसमें हम ये समझते हैं कि जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। दूसरी चीज़, एक चीज़ जानिए कि महाभियोग जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 61(8) में महाभियोग तो है चलाना, जो सही है, लेकिन वहाँ पे असमर्थता नहीं होगा। वहाँ पे अगर राष्ट्रपति संविधान पर कोई अतिक्रमण करता है, संविधान पे कोई अतिक्रमण करता है, उस आधार पर अनुच्छेद 61(1) के तहत उस पर महाभियोग चलाया जाएगा, असमर्थता के आधार पे नहीं चलाया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें सत्य पूछा है तो केवल एक सही है, ऑप्शन वी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्य में संबंध में सत्य नहीं पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पहला है ऑप्शन, यह मूल संविधान का हिस्सा है, या मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य पूछा है भाई साहब, मूल अधिकार नहीं पूछा है, ये पूछा है मौलिक कर्तव्य। दूसरा ऑप्शन है कि ये संविधान के भाग 4 का में वर्णित हैं। तीसरा सी ऑप्शन है ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। अगला है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसमें अब हम समझते, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब इसमें हम समझते हैं, कह रहा है कि यह मूल संविधान का हिस्सा है। आप समझिए, आपको ये पता है कि जब हमारा संविधान बना, उस वक्त हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसलिए मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह की सिफारिश की समिति पर। इसे 4 में भाग 4 में इसे जोड़ा गया था। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो 4 में जोड़ा गया, ये सही है।
सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया, ये भी सही है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तीनों सही हैं, हमारा यही गलत है, अर्थात ए हमारा आंसर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है? देखिए, ये जो लंबित मुकदमे दायर किए जाते हैं, रिट जो अधीनस्थ न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। दूसरी चीज, इसमें 5 प्रकार की रिट दायर होती हैं, जिसमें आप 4 देख ही रहे हैं, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। एक और होता है जिसे कहते हैं वंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के दौरान जो लंबित मुकदमे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय में, हमारा सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप इसे जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करें। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अब ये अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट है, आप में पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस अनुच्छेद में है, तो 312 में है। अब पूछता है कि ये सृजन होगा कैसे? 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सामान्य बहुमत से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 2/3 बहुमत से। एक चीज और समझिए, ये जो अखिल भारतीय सेवा है, इसका सृजन केवल राज्यसभा ही कर सकता है, लोकसभा नहीं कर सकता। लोकसभा को पावर नहीं है, लोकसभा में नहीं होता, ये केवल राज्यसभा में होता है अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आपको पता है कि कुछ दशाओं में काम और शिक्षा, लोक सहायता अधिकार, ये तो है हमारे नीति निर्देशक तत्व में। 6 से 14 वर्ष की आयु बालकों को शिक्षा हेतु उपबंध। अगला है लोक शौच सुधार, ये भी है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी है। हमारा आंसर बी होगा। जो 6 से 14 वर्ष की आयु बालक शिक्षा का उपबंध है, ये है मौलिक अधिकार में, न कि नीति निर्देशक तत्व में। किसमें है? मौलिक अधिकार में है। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ 15 का। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, कारण को सही करिए। कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। ठीक, इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हमें ऑप्शन भी दिखना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हम। कह रहा है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण कह रहा है कि इसका प्रशासनिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे, पहले तो ये समझिए महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। और इनकी जो योग्यता होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। इतनी योग्यता होती है तभी ये महान्यायवादी बन सकता है। दूसरी चीज, ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि महान्यायवादी पूर्णकालिक सदस्य है। तो पूर्णकालिक सदस्य कहाँ होगा? पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता। ये इसका जो 5 साल 6 जो निर्धारित होता है उतने वर्ष तक ये अपना महान्यायवादी पद, ये एक विधिक अधिकारी होता है केंद्र का। महान्यायवादी एक विधिक अधिकारी होता है केंद्र का। हाँ, लेकिन इसका जो वेतन है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत और आर सही होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें डी, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
कह रहे कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 17। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत, पहले याद रखिए कि 11वीं अनुसूची में पंचायत है, क्या है, पंचायत है, और इसमें 29 विषयों पर शक्ति बनाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है किस अनुच्छेद में। पहले आप जानते रहे कि किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, आप परिचित ये जानते रहिए, और ये होता है अनुच्छेद 153 के अनुसार। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक कौन था। बताओ, बरीद ए मुमलिक कौन था, क्योंकि सल्तनत काल में ऐसे नाम रखे जाते थे, जैसे उनके यहाँ विभाग होता था, तो विभाग काफ़ी राजा के यहाँ विभाग होता था, तो विभाग में उनके नाम रखे जाते थे। तो नाम में बरीद ए मुमलिक कहा जाता, गुप्तचर को कहा जाता था, गुप्तचर को कहा जाता था। इसमें जो पत्राचार विभाग देखता था उसको दीवान ए इंसा कहा जाता था, क्या, दीवान ए इंसा कहा जाता था। और जो अश्वशाला वाला विभाग देखता था उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था, अमीर ए आखुर कहा जाता था। तो ये 2-3 आप एक्स्ट्रा भी जानते रहिए। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर होते थे, वहाँ के रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कीर्ति दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो आपका होगा शाहनामा, तो फिरदौसी है ही, को पता ही पता है। श्री कृष्ण विजय, तहकीक ए हिंद, रेहला, रेहला किसका है बताओ, इब्न बतूता का है। रेहला किसका है, इब्न बतूता का, इब्न बतूता का है। और तहकीक ये हिंद किसका है, अलबरूनी का है ही। श्री कृष्ण विजय मालधार बासु का है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा, यही नहीं सही है, और हमारे सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ताजमहल शाहजहां ने करवाया था, लाल किला भी शाहजहां ने कराया था, जामा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां ने करवाया था, लेकिन आगरा फोर्ट जो है इसे अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था, अकबर ने बनवाया था आगरा फोर्ट। ओके, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें सुमेलित करने हैं, आपको डेट याद होना चाहिए कि सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी और नौजवान सभा, इसको क्रम में आपको सही करने हैं। तो पहले समझिए कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और सोशल सर्विस लीग ये 1911 में हुआ था। स्वराज पार्टी सबको पता है 1923 में हुआ था। और नौजवान सभा हुआ था 1926 में। अब देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ, 1905, तुम्हारा 3 से शुरू होगा, 3 से ये है, 1905 के बाद 1911, 3 से 1, अथवा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। देखिए ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। काफ़ी लगभग 2000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जनरल डायर था ब्रिटिश, उसने ही गोली चलवाया था, जनरल डायर ने। तो इसके बाद इस पे एक जांच कमेटी बैठाई गई थी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। इसके लिए पूछ रहा है तहकीकात कमेटी का गठन किया था, तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था,
तो उसकी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय किए थे। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये तो सही है। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। बताइए इसमें क्या होगा? भाई सही है, दोनों सही हैं। इसने चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा ही जाता है और इसने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट भी लागू किया था। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ किताबें हैं और इसे मिलाना है। तो ऑप्शन ए में ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है? बताओ। ये तो जवाहरलाल नेहरू का है, सबको पता है। बताइए, नेहरू का है। इसके बाद हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल का है। ए नेशन इन मेकिंग किसका है? बताओ। ये तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। और हमदर्द किसका है? मोहम्मद अली का है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 1, 2 अर्थात इससे ये मिला, बी से ये मिला और सी वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी और हमदर्द 3 पे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। बताइए, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। देखिए, पवनार आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। खेड़ा सत्याग्रह कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। पहला सत्याग्रह भी माना जाता है 1918 में हुआ था। ठीक है, मजदूरों के तहत। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। अगला है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा थे। तो इसमें हमारा क्या होगा? बताओ। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, जो तृतीय आंग्ल मराठा हमारा युद्ध था, ये कब हुआ था? 1817 से 1819 के बीच हुआ था। 19 के बीच हुआ था। और इसमें तृतीय आंग्ल मराठा वंशानुगत को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पेशवा बाजा द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो हमारा सी ऑप्शन होगा, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री उनके शासकों का सुमेलित है। बताओ। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम शासनकाल में आए थे। नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में आए थे। डोमिंग पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। तो इसमें हमारे तीनों के तीनों उपरोक्त क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए। लोयस का पठार कहाँ है? बताओ। लोयस का पठार कहाँ है? चाइना में है, याद रख लीजिए। पोटावर का पठार कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सान का पठार ये है म्यांमार में। तुम्हारा इसमें क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों हमारे सही हैं, याद रखिएगा। लोयस के पठार हमारे चाइना में हैं और पोटावर के पठार पाकिस्तान में हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के इस्तीफा दे दिया था? आपको मैंने पहले ही बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जिसमें एक थे जमना लाल बजाज,
उसके बाद शंकर नायर थे, इसके बाद आशुतोष चट्टोपाध्याय थे। ठीक, तो जो कर्मचारी परिषद से इस्तीफा दिए थे वो दिए थे शंकर नायर। कौन दिए थे? शंकर नायर दिए थे। और इसमें शंकर नायर जो थे इन्होंने कार्यकारी पद से इस्तीफा दिया था। अच्छा, गांधी ने इसमें गांधी जो थी वो कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, कैसरे हिंद की उपाधि को। और एक नाम था राय बहादुर साहनी, राय बहादुर, इन्होंने जमनालाल बजाज की उपाधि, राय बहादुर साहनी की मतलब राय बहादुर की उपाधि इन्होंने पाया थे। कौन पाया थे? जमनालाल बजाज जी पाए थे। इन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक, तुम्हारा इसमें शंकर नायर होंगे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है? जिसे कहा जाता है नाइजीरिया को। नाइजीरिया को तिल ताड़ का देश कहा जाता है और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, अबूजा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 अफ्रीका महाद्वीप को निम्नलिखित में से दो नदियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, पहले तो ये याद रखिए कि लिम्पोपो नदी और कांगो नदी दोनों अफ्रीका में ही बहती हैं। ठीक है, दोनों अफ्रीका में बहती हैं, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है कि लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, गलत। कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी गलत। जो लिम्पोपो नदी है ये विषुवत रेखा को नहीं, ये मकर रेखा को काटती है। एक दूसरे पे कंट्रास्ट हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो हमारे दोनों को दोनों ऑप्शन डी होगा, ना ये सही है ना वो सही है। आप जानते रहिए, लिम्पोपो मकर को काटती है, कांगो विषुवत को काटती है। ओके, अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। पहले जानिए कि अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है, बताओ। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना स्थित है और अर्जेंटीना में ही चाको का मैदान है। ऐसा ही पूछ सकता है कि चाको का मैदान कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में है। दूसरी चीज़ कि चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए। और अर्जेंटीना में एक घास पाई जाती है, बताओ कौन सी घास पाई जाती है? पंपास, पंपास। अब ये पंपास जो घास है अर्जेंटीना में जो पाई जाती है, ये बताइए उष्ण है या शीतोष्ण है? शीतोष्ण घास के मैदान है, क्योंकि ये हमारा पूरा विश्व हुआ। अब विश्व में विषुवत रेखा, इसके बाद यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना सबसे नीचे है, अर्थात यहाँ पे धूप नहीं पड़ता, ये शीतोष्ण एरिया में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पंपास, इतना याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद होने चाहिए। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है, बस इतना जानते रहिए। अगला क्वेश्चन 35। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उनके कार्ड दिया गया है, इसको आपको लगाने हैं। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान की विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। गोलार्ध तो आप समझ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ तापमान की विषमताएं अधिक होती हैं, ये तो क्लियर है। कार्य कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। हाँ है, हमारे ये दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं और दोनों को से व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर एक सत्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, संवहन धाराएं इसी मंडल में, एक दिमाग में रखिए एक चीज, क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे जानते रहिए।
सबसे निचली परत है। दूसरी चीज, जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। भाई इतना देना, मौसमी जितनी भी घटनाएं होंगी, बारिश होगा, तूफान होगा, आंधी आएंगे, ओला पड़ेगा, जितने भी होंगे इस सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं, समताप मंडल में नहीं होते हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल में हवाई जहाज, एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता। जो हमारे उड़ते हैं वो सभी उड़ते हैं तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर में बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, क्या सत्य नहीं है? तो संवहन धाराएं इसी मंडल में, हाँ सही है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल सबसे निचली परत है। यह सभी कथन सत्य हैं, बताइए। सभी सत्य हैं, क्या हैं? सभी सत्य हैं। कौन सा एक सत्य है? जिसमें सभी सत्य हैं। भाई जेट संवहन धाराएं भी चलती हैं, जेट स्ट्रीम भी क्षोभ मंडल में ही होता है और वायुमंडल सबसे निचली परत है, जिसका मतलब हमारा ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैरा की विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, बताओ होता है कि नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। दूसरा क्या है? ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। 37। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए कॉरियोलिस बल है क्या? पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, पृथ्वी जब ऐसे ऐसे घूमती है तो पवन का अपने मूल दिशा में जो विक्षेपित होता है, पवन अपने मूल दिशा में विक्षेपित होता है, तो ये कॉरियोलिस बल के ही कारण होता है। ठीक है, और इसी कारण से विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर, ध्रुवों मतलब ये पोल, यहाँ पे क्या होता है? दोनों पे कम होता है। ठीक, इतना हम जानते रहिए। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अच्छा, असत्य पूछा है ना, सॉरी असत्य पूछा है। तो असत्य तो है नहीं, दोनों सत्य हैं। असत्य तो इसमें हो जाएगा ना एक या ना दो, असत्य पूछा है तो असत्य नहीं है, दोनों क्या हैं? सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन कारण दिया गया है। चिनुक हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, बताइए। चिनुक हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। यह पवन शीतकाल में अधिकतर समय बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। सबसे पहले चिनुक जो हवा चलती है ये उत्तरी अमेरिका में चलती है। ये एक हवा का नाम है और ये दोनों हमारे कथन ए कथन आर दोनों सही हैं। हमारे ऑप्शन ए है, दोनों सही हैं और एक का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों का मध्य विभाजित करता है, मध्य स्थित है? कौन सा? हिमालय। पहले तो ये चारों हिमालय का क्रम समझ लीजिए आप। सबसे पहले तो चारों हिमालय का क्रम समझ लीजिए। पहले हो जाएगा पंजाब हिमालय, सबसे पहले पंजाब हिमालय। इसके बाद नेपाल, इसके बाद कुमायूं हिमालय, इसके बाद असम हिमालय। असम सबसे लास्ट में है और सब में नदियों के बीच में है। तो पहला जो है ये सिंधु और सतलज के बीच है, सिंधु और सतलज के बीच है। कौन सा? पंजाब हिमालय। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है, कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है, ये होता है क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे आज। हमारे पास क्वेश्चन है लेकिन हम अच्छे से करने के लिए हमें टाइम लगता है, हम अच्छे समझें। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। देखिए हमें केवल ऑप्शन और आंसर नहीं बताने, हमें पूरे डिस्क्राइब करने रहते हैं। दक्षिण भारत में सबसे अच्छी ऊंचाई चोटी तो अनाईमुड़ी किस में स्थित है, बताओ।
अनाईमुड़ी किस में स्थित है? तो ये है अन्नामलाई में, अन्नामलाई पहाड़ी। अब ये आपको जानना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप बता दीजिए नल्लामलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में है बताओ? ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। अब बताओ बाबू बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? बाबू बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। अब इतनी सारी चीज़ें हमको पता है, जो टाइम लगेगा ही। तो हमारे 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? अन्नामलाई होगा। तो हमारे 40 क्वेश्चन यूपीपीसीएस धे आईएएस कंप्लीट हुए हैं। हम सभी व्यूअर को ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो इसे भी आप बताने का कष्ट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।